गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो है हम लोग अपना चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र, जिसके अंतर्गत जो है पहले हमने देखा था क्या, औद्योगिक क्षेत्र, सॉरी कृषि क्षेत्र। आज हम देखेंगे उद्योग क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र। 60 वर्षों की थोड़ी सी झलक देख लेते हैं। हमारे देश में स्वतंत्रता के पूर्व उद्योगों का विस्तार सीमित था। कुछ ही बड़े उद्योग जैसे जूट, सूती वस्त्र, लौह इस्पात और सीमेंट उद्योग जो है संचालित थे। उस समय हमारे देश की लगभग 80% जनसंख्या गांवों में निवास करती थी। उद्योग में भी रोजगार की दृष्टि से कुटीर उद्योग की भूमिका महत्वपूर्ण थी। कुटीर उद्योग समझते हैं ना, जो घरों पर ही जो है अपने परिवार के सदस्यों के द्वारा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। श्रमिकों का एक बड़ा समूह इन छोटे छोटे ग्रामीण व्यवसाय में कार्यरत था। आपकी बुक में जो है 17.1 जो है उसमें जो है बार डायग्राम दिया गया है, उसको आप देख सकते हैं कि वर्ष 1950-51 से 2009-10 के 60 वर्षों के अंतराल में जीडीपी में उद्योगों का योगदान 17% से बढ़कर 28% हो गया। कि स्टार्टिंग में जो है जो सकल घरेलू उत्पाद जिससे राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, उसमें उद्योगों का योगदान जो है केवल 17% था, जो बढ़ करके जो है 28% हो गया। इन 60 वर्षों के अंतराल में उद्योगों का विस्तार हुआ। ठीक है, ये देखिए 1950 से 1951 के बीच में जो है 17% था, जो 9 और 10 में बढ़ करके जो है 28% हो गया। इन 60 वर्षों के अंतराल में उद्योगों का विस्तार हुआ, लेकिन उत्पादन एवं रोजगार में यह वृद्धि हमारी क्षमता के अनुरूप नहीं हुई। ठीक है, उद्योगों का तो विकास हुआ है, परंतु जो है रोजगार में यह वृद्धि हमारी क्षमता के अनुरूप नहीं हुई है। आज़ादी के पश्चात उद्योगों के विकास के लिए सरकार ने कई कदम उठाए। इसका प्रमुख उद्देश्य औद्योगिक विकास के साथ साथ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना था। ठीक है, प्रमुख जो औद्योगिक विकास था, उद्योगों के विकास के साथ साथ जो है हमारी जो अपनी प्राइमरी ज़रूरत है उसकी पूर्ति करना और आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना था। इसलिए नवीन उद्योगों की स्थापना के लिए सरकार द्वारा आधारभूत उद्योगों जैसे बिजली, खनिज, धातु, मशीनरी आदि पर जोर दिया गया। ये देखिए भिलाई इस्पात कारखाना, ठीक है, 1959 में जो है रूस के सहयोग से बना था। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना है। ठीक है, भिलाई इस्पात संयंत्र या भिलाई स्टील प्लांट जो है सेल के अंतर्गत रहता है। सेल जो है सेल अथॉरिटी जो है स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड के अंदर में जो है ये काम करती है। इनकी ज़रूरत सभी कारखानों को होती है। फलस्वरूप आधारभूत उद्योगों के सहारे अन्य उद्योग तेजी से स्थापित होने लगे। इससे उत्पादन एवं रोजगार में वृद्धि हुई। आधारभूत उद्योगों की स्थापना करना एक चुनौती थी। ठीक है, प्रारंभ में जो है उद्योगों की जो स्थापना हुई, लेकिन 1950-51 में जो है उद्योगों का जो है योगदान राष्ट्रीय आय में 17% था, जो 9-10 में बढ़ कर के जो है 28% हो गया। लेकिन इस दौरान एक चीज़ें और देखने को मिली कि आज़ादी के पश्चात जो है रोजगार में तो उद्योगों में तो वृद्धि हुई, परंतु रोजगार में जो है उतनी अधिक वृद्धि नहीं हुई। इसके मद्देनज़र सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिसका मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विकास के साथ साथ लोगों की आवश्यकताओं में वृद्धि तथा उनकी ज़रूरतों की पूर्ति हो। इसके लिए सरकार ने कुछ आधारभूत उद्योगों की स्थापना में अपना कदम बढ़ाया, जिसमें बिजली, खनिज, धातु, मशीनरी, क्योंकि ये ऐसे उद्योग हैं जो बाकी उद्योगों के लिए आधार का काम करते हैं, क्योंकि प्रत्येक उद्योग को बिजली की ज़रूरत होती ही होती है, मशीनों की ज़रूरत होती ही होती है। ठीक है ना, तो फलस्वरूप आधारभूत उद्योगों के सहारे अन्य उद्योगों में तेज़ी से स्थापित अन्य उद्योग भी तेज़ी से स्थापित होने लगे और इस उत्पादन से रोजगार में वृद्धि हुई। आधारभूत उद्योगों की स्थापना करना एक चुनौती थी, क्योंकि इसमें विशाल पूंजी के साथ साथ लंबा समय लगता है। स्वाभाविक सी बात है कि बहुत अधिक धन भी लगता है बड़े प्लांट में और बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है।
उदाहरण के लिए बिजली उत्पादन के लिए बिजली घर की स्थापना में लगभग 5 से 10 वर्ष लग जाते हैं। इसलिए ये उद्योग सरकार द्वारा स्थापित किए गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वस्तुओं के उत्पादन में आत्मनिर्भरता और रोजगार में वृद्धि के लिए कारखानों की स्थापना का तेजी से प्रयास किया जाने लगा। वृहद या बड़े उद्योगों में लौह इस्पात, बिजली घर, खनिज आधारित संयंत्रों की स्थापना सरकारी क्षेत्रों में प्रारंभ की गई। अब चूँकि जो बड़े उद्योग है उसमें काफ़ी समय लगता है, इसलिए क्या किया गया कि ये सारे काम जो है सरकार ने किए। अगला पॉइंट आता है हमारा सुधारों का दौर। उद्योगों के विकास के लिए सरकार ने कई नीतियां बनाई। उदाहरण के लिए कुछ क्षेत्रों में उत्पादन का अधिकार छोटे उत्पादकों को दे दिया गया, जैसे हैंडलूम से कपड़ा का उत्पादन का कार्य, ठीक है, ताकि उनको भी रोजगार मिल सके। बड़े उद्योगों को इस क्षेत्र में उत्पादन की अनुमति नहीं दी गई, ताकि बड़े उद्योगों की प्रतिस्पर्धा से ये उद्योग बच सके, ठीक है। सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि कुछ क्षेत्रों में उत्पादन का अधिकार जो है छोटे उत्पादकों को दे दिया गया, जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है हैंडलूम हथकरघा उद्योग। और साथ ही बड़े उद्योगों को इस क्षेत्र में उत्पादन करने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि अगर ये भी इसी काम को करते तो जो छोटे उत्पादक हैं उनको बहुत हानि होती, ठीक है। साथ ही इन छोटे उद्योगों से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके। बड़े उद्योगों के लिए लाइसेंसिंग प्रणाली की व्यवस्था की गई और उत्पादन की मात्रा निश्चित कर दी गई। समय के साथ इस औद्योगिक नीति में कठिनाइयाँ आने लगी। उद्योगों की स्थापना के लिए लाइसेंस प्रणाली से जटिलता बढ़ गई और कागजी कार्यवाही में बहुत समय लगने लग गया, ठीक है। प्रारंभ में जो औद्योगिक नीति बनाई गई थी, जिसके अंतर्गत यह व्यवस्था की गई थी क्या कि लाइसेंस लेना है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया लाइसेंस प्रणाली जो है बहुत जटिल और कठिन हो गई, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन का काम ज़्यादा बढ़ गया, जिससे और भी वक्त लगने लगा। कुछ प्रभावशाली लोगों को आसानी से लाइसेंस प्राप्त हो जाते थे। इससे बड़े उद्योगपतियों को लाभ हुआ, लेकिन छोटे उद्योगपतियों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। कुछ क्षेत्रों में बड़े उद्योगपतियों का एकाधिकार स्थापित होने लगा और इन क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा नहीं रही। लाइसेंसिंग प्रणाली का परिणाम क्या हुआ कि उद्योग जो है कुछ लोगों के हाथों में निहित हो गया। परिणाम स्वरूप तकनीकी विकास के लिए प्रोत्साहन नहीं मिल पाया एवं उत्पादन की मात्रा भी सीमित हो गई। इस प्रकार प्रारंभिक दौर के दौरान उद्योग जगत में उत्पादन और रोजगार शुरू में तेजी से बढ़ा, परंतु इसके पश्चात यह प्रक्रिया कई समस्याओं से घिरने लगी और उद्योगों का विस्तार धीमा हो गया। इसका प्रमुख कारण ये माना गया कि उद्योगों में जो प्रतिस्पर्धा थी वो समाप्त हो गई और उद्योगों पर जो है किसी वर्ग का जो है एकाधिकार हो गया, जिसका परिणाम क्या हुआ कि वो उद्योग के प्रति उदासीन हो गए, क्योंकि नवीन तकनीकों का जन्म प्रतिस्पर्धा से ही होता है। जब आपके साथ कोई प्रतिस्पर्धा में ना हो तो आप जो है कुछ नया करने का नहीं सोचते हैं। सरकार द्वारा संचालित कई फैक्ट्रियां घाटे में चलने लगी और इन्हें चलाए रखने के लिए सरकार प्रतिवर्ष सहायता राशि प्रदान करती रही। उम्मीद थी कि ये फैक्ट्रियां आत्मनिर्भर हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हमारी व्यवस्था में पूंजी की कमी व बेरोजगारी की समस्या हावी होने लगी। सन 1990 के दशक में औद्योगिक नीति में परिवर्तन किया गया और समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया गया। इससे नए उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा मिला और कुछ वस्तुओं के आयात निर्यात में छूट दी गई। औद्योगिक नीति में बदलाव से अन्य देश के निजी उद्योगों को भारत में आने का प्रोत्साहन मिला। इन सब समस्याओं को देखते हुए क्या हुआ कि 1990 में जो है उद्योगों के निर्माण में जो है क्या करने लगे, ढिलाई करने लगे, क्योंकि बहुत सारी जो कंपनियां जो है सरकार ने लगाई थी वो भी घाटे में चलने लगी थी। लाइसेंसिंग प्रणाली को समाप्त कर दी गई और बड़े कंपनियों को या बड़े उद्योगों को कुछ सुरक्षित क्षेत्रों के लिए अनुमति दे दी गई। घाटे में चल रहे सरकारी कारखानों को सुधारने के लिए निजी लोगों को आमंत्रित किया गया। प्रतिस्पर्धा कंपटीशन बढ़ाई गई। साथ ही सरकारी उद्योगों को परिवर्तन के लिए भी प्रोत्साहित किया गया, जिससे उत्पादन में वृद्धि हो सके। उदारवादी तरीके से उद्योग कल कारखाने सूचना एवं संचार क्षेत्रों में निजी और विदेशी निवेश आमंत्रित किया गया। इससे नए उद्यमों की स्थापना का कार्य प्रारंभ हुआ। कुल मिलाकर जो है 1990 के बाद जो है भारत में जो लाइसेंसिंग की प्रणाली में छूट दी गई उसे हम जो है अर्थशास्त्र में उदारीकरण की भाषा से जानते हैं,
कि उदारीकरण के द्वारा जो है विदेशी कंपनियों को जो है आमंत्रित किया गया, देश में उद्योगों को बढ़ावा दिया जाने लगा। और लाइसेंस प्रणाली की वजह से जो अड़चनें आ रही थी या जो विदेशी कंपनियां हैं वो उद्योग स्थापित करना चाहते थे, लेकिन ये इन कठिनाइयों के कारण नहीं करते थे, तो भारत सरकार ने जो है निर्णय लिया कि उद्योगों की स्थापना के लिए जो है ढिलाई बरती जाएगी, जिसे उदारीकरण का नाम दिया जाता है। ठीक है बच्चों, कोई डाउट होगा तो ज़रूर पूछेंगे। थैंक यू।